प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का चैप्टर है वो 11वीं क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है। ठीक है बेटा, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। ठीक है बच्चों, वैसे तो हम नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है वो 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते भी आए, उनको डिफाइन करते भी आए और उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनके ऊपर बेसिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सबको ऑपरेशन को करते आए। लेकिन फिर भी एक नया सेट ऑफ नंबर्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों हम इसको इस क्लास के अंदर मतलब स्टडी करना चाह रहे हैं। क्या जो हम पहले इन नंबर सिस्टमों के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या हमारी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वो उनके बेसिस पे या उनके बिहाफ पे सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही थी। तो इस चैप्टर के अंदर हम चलो डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। उसके ऊपर एल्जेब्रिक ऑपरेशन, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो या उनकी इक्वलिटी हो, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्या थी। चलो आपको मैं पहले क्लास स्टार्ट करते हैं और उसको पहले बताता हूँ कि जो हमने प्रीवियस नॉलेज थी हमारी वो क्या थी। हमने पढ़ा था सबसे पहले, चाहे वो 6 क्लास से स्टार्ट था, नेचुरल नंबर्स या जिन्हें बेटा हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते थे। काउंटिंग नंबर रियलिटी में थे क्या बेटा? द सेट ऑफ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी नंबरों का ऐसा सेट जो कहाँ से स्टार्ट होता था? 1 से। तो नंबर सच एज 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये सारे पॉजिटिव नंबर हमारे नेचुरल नंबर कहे जाते थे। क्लियर है? इसके बाद में आपने पढ़ा होगा होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं बेटा? कि व्हेन वी इंक्लूड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर व्हाट वी गेट अ न्यू सेट दैट इज नोन एज अ सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, यानी होल नंबर्स क्या थे हमारे? एक नया सेट था जहाँ पे नंबर स्टार्ट हो रहे थे जीरो से, यानी ये जीरो वगैरह ये सारे हमारे क्या थे बेटा? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये हमारे होल नंबर थे। हमने इसके बाद में इंटीजर्स के बारे में भी स्टडी करा था बेटा। ठीक है ना। इंटीजर्स क्या थे हमारे? इंटीजर उन्हें कहा जाता था एक तरीके से कंबाइन सेट को पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर के, है ना। तो हमें क्या बोला था बेटा? अ कंबाइन सेट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स को हमने क्या बोला था? हमने कहा था इंटीजर। ठीक है बेटा। तो ये सब हमारे इंटीजर थे जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी आ गए थे। फिर हम इसके बाद में 8th क्लास तक में पहुँचे तो हमने पढ़ा रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स को आपने डिफाइन भी करा था और उनके ऊपर बेसिक ऑपरेशन भी पढ़े। तो रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरह का नंबर था पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर, ठीक है ना, पी और क्यू जो बिलोंग्स करते थे वो हमारे इंटीजर से थे। लेकिन जो कंडीशन क्या थी कि क्यू शुड नॉट इक्वल टू बी 0। तो इस तरह के नंबर जैसे कि 7/2 हो गया, -9/13 हो गया, ठीक है, 0/1 हो गया, इस तरह के नंबर हम उन्हें पढ़े थे। ये हमारे क्या कहलाते थे? रेशनल नंबर कहलाते थे। ठीक है। इसके बाद में फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने इरेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ा था बेटा। इरेशनल नंबर के बारे में भी हमने काफ़ी लर्निंग करी थी, स्टडी करी इनके ऊपर। तो हमने पढ़ा था कि जो नंबर होते हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग होती है और ना ही रिपीटिंग होती है, उस तरह के नंबरों को हम क्या कहते थे? मतलब इरेशनल नंबर कहते थे। या हम कहते थे कि द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस और रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हैं एंड क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0, उन्हें हम क्या कहते थे? इरेशनल कहते हैं। यानी जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जो लिखे जा सकते हैं वो तो रेशनल है, और जो नहीं लिखे जा सकते थे उन्हें इरेशनल कहते थे। इरेशनल के बारे में खास बात ये थी कि अगर हम उनकी डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते थे बेटा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती थी। तो इस तरह के नंबर आपको याद होगा, मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, 1/√7 हो गया, √7 - 3 हो गया, या कहो जैसे √5 + 8 हो गया, या पाई वगैरह हो गया हमारे। ठीक है। तो ये सब एक्सेट्रा नंबर हमारे क्या कहलाते थे बेटा? इरेशनल नंबर कहलाते थे। फिर जब हम 9th और 10th क्लास में आए तो हमने एक और नया सेट इंट्रोड्यूस करा नंबर को, जिसे कहा जाता था रियल नंबर्स। ये एक ऐसा सेट था जिसके अंदर हमारी सारी मैथमेटिकल इक्वेशन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई थी। ठीक है। यानी रियल नंबर क्या था? रियल नंबर क्या था? देखो, रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड होता है इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब इंक्लूड कर देता है हमारा रेशनल के अंदर।
क्योंकि जिनके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा सकते हैं, तो वो भी हमारे नेचुरल नंबर को भी हम रेशनल कहा जा सकता है, होल को भी, इंटीजर को। तो रेशनल एक ऐसा सेट है आपका जो इंक्लूड करता है हमारा चाहे नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, इन सबको। बट इरेशनल इनसे अलग था। तो अब क्या हुआ कि रियल नंबर के अंदर हमने क्या करा, रियल नंबर ऐसा सेट बना दिया हमने जिसके अंदर क्या हुआ, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर कंबाइन हो गए। यानी द कंबाइंड सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी जिसके अंदर हमने क्या करा, रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को मिला दिया। अब क्या हुई, हमारे सारे नंबर यानी द कंबाइंड सेट ऑफ रेशनल and irrational numbers is known as set of real number। ठीक है बेटा, यानी जो कंबाइंड सेट था हमारा किस किस का बेटा, एक तो रेशनल का और इरेशनल का। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे सारे नंबर आ गए, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो डिवाइड की फॉर्म में हो, चाहे वो पाई हो, या किसी भी या डेसिमल की फॉर्म में हो बेटा। ठीक है, तो ये सारे जो नंबर थे वो रियल नंबर के अंदर इंक्लूड हो गए। तो हमसे सारी इक्वेशनें लगभग सॉल्व हो गई थी रियल नंबर के अंदर। लेकिन फिर भी अब हम 11th क्लास के अंदर क्यों इंट्रोडक्शन हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, आइए कुछ इसकी नीड को जो पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों पड़ी। हम कुछ इक्वेशन के थ्रू उसकी नीड को मतलब क्लैरिफाई करेंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड इसलिए पड़ी, और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सॉल्व करने के लिए जो सिंबल्स वगैरह दिए वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप इसको नोट करो और ध्यान से देखो कि ये हमारा रिकैप्चुलेशन था प्रीवियस नॉलेज का, हमारी 6 से लेकर 10th क्लास तक का। ठीक है, तो चलिए बेटा मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों पड़ी, जबकि इतने सारे नंबरों के सेट अवेलेबल थे और सबसे इक्वेशन सॉल्व हो रही थी, फिर भी क्यों नीड पड़ी। ठीक है, तो चलिए मैं रब करता हूँ और इसको हेडिंग लगाते हैं हम, नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बेटा, तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड देखते हैं हम क्या थी। ठीक है, तो नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, चलिए साफ कर देते हैं इसे। ठीक है, तो नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हेडिंग है बेटा हमारी, नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बेटा, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों पड़ी। कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड को बेटा हम कुछ इक्वेशन के सॉल्यूशन को बिहाफ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, आपने 9th क्लास के अंदर भी आपने स्टडी करा था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, इवन हमने वहाँ पे पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी पढ़ा था। तो हमने उनके सॉल्यूशन और उनके मेथड्स भी फाइंड करना सीखे थे कि किस तरीके से इनको सॉल्व करा जाता है, उनके मेथड्स क्या क्या हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी इक्वेशन थी जो नहीं सॉल्व होती थी। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि पहले बात करते हैं कि जो सॉल्वेबल है, द इक्वेशन के बात करते हैं, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है बेटा, ऑफ द फॉर्म मान लेते हैं लीनियर इक्वेशन है x + a = b, लेकिन कंडीशन लगाते हैं a शुड बी लेस देन b, वेयर a और b दोनों नेचुरल नंबर से अगर बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, आर सॉल्वेबल, मतलब ये सॉल्व हो जाती है आसानी से। ठीक है, सॉल्वेबल इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n में। ठीक है, कैसे, जैसे एग्जाम्पल से अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो इस तरह की इक्वेशन की, जैसे कि ए कंडीशन है कि हम a शुड बी लेस देन b, यानी x प्लस अगर हम 3 = 5 की बात करें, तो इसका सॉल्यूशन अगर हम फाइंड करें, आप ट्रांसपोज करें तो 5 - 3 यानी x आ गया आपका, इम्प्लाइज x = 2 और विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिल्कुल करेक्ट। यानी अगर हम इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करें वेयर a शुड बी लेस देन b, तो इस तरह की, और a और b दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो इस तरह की इक्वेशन ईजिली सॉल्व हो जाएगी इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बट अगर हम कुछ और इक्वेशन की बात करें, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यही इक्वेशन की बात करें हम, x + a = b। अब कंडीशन क्या है बेटा, a ग्रेटर देन और इक्वल टू b है। ठीक है ना, वेयर अगर हम बात करें, वेयर
ए और बी दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। क्या इस तरह की इक्वेशन सॉल्वेबल है अगर कंडीशन ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो? चलो देखते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये सॉल्वेबल नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल से देखो, ये रहा हमारा, जैसे x+4 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, x की वैल्यू आएगी 3 - 4 यानी x = -1। क्या ये नेचुरल नंबर है? तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। और आप इक्वेशन की बात करें कि x+5 = 5, तो x = क्या होगा, 5 - 5, तो x = क्या होगा, 0, तो 0 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब कि सभी तरह की इक्वेशन नेचुरल नंबर में सॉल्वेबल नहीं है ना बेटा। तो सभी तरह की इक्वेशन नेचुरल नंबर में सॉल्वेबल नहीं है। तो क्या हुआ, फिर हमने क्या करा, नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको एक्सटेंड करा एक नया सेट ऑब्टेन करने के लिए, जिसे हम सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं। क्योंकि देखो -1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, तो नेचुरल नंबर को हमने एक्सटेंड कर दिया होल से लेकर, मतलब वैसे तो होल नंबर भी आते हैं बीच में, लेकिन हम नेचुरल और होल दोनों को बोले एक्सटेंड कर दिया हमने इंटीजर्स में, ठीक है। तो इंटीजर्स में ये इस तरह की इक्वेशन सॉल्वेबल है। अभी तो द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म आर नॉट सॉल्वेबल इन दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। इस तरह की जो इक्वेशन थी वो नेचुरल नंबर में सॉल्वेबल नहीं थी, इसीलिए हमने क्या करा, वी एक्सटेंड आवर सेट टू ऑब्टेन ए न्यू सेट दैट इज नोन एज अ सेट ऑफ इंटीजर, जिसके अंदर एवरी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म सॉल्वेबल है, ठीक है। तो एक तो हमारा आपको ये पता चला कि भाई इंटीजर्स की भी कैसे ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको नोट, क्योंकि देखो 11th क्लास में इंपॉर्टेंस करता है नोट्स आपके लिए, ठीक है। आपके पास में डेटा अवेलेबल है, आप एग्ज़ाम टाइम में इतनी मोटी बुकें तो पढ़ोगे नहीं, आपके पास में क्विक नोट्स हो जिसके अंदर एक कंप्लीट नॉलेज भी हो तो आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो मैं इन छोटी छोटी बातों को लिख देता हूँ ताकि आपको परेशान ना करें, ठीक है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे देयरफॉर द सेट ऑफ natural numbers is extended to obtain the set I of integers, ठीक है ना, in which every equation of the form x plus a equal to v, ठीक है ना, b where a और b बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर में और कंडीशन a और इक्वल टू वो b, ठीक है। इसलिए हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर को या होल नंबर को दोनों को एक्सटेंड कर दिया एक नए सेट में, यानी देयरफॉर लिख दिया मैंने द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एक्सटेंडेड टू ऑब्टेन द सेट आई फॉर सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है ना, इन विच एवरी इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म x plus a equal to b वेयर a b बिलोंग्स टू n और a ग्रेटर देन और इक्वल टू b आर सॉल्वेबल, ठीक है। तो जिसके अंदर आर सॉल्वेबल, यानी यहाँ पे अगर हमने एक्सटेंड करने पे, हमारा सेट को एक्सटेंड करने पे इस तरह की इक्वेशन सॉल्व होगी। लेकिन क्या फिर हमारा इंटीजर पे ही सारी बात टिक गई? नहीं, बातें यहाँ तक नहीं रुकी। कुछ ऐसी इक्वेशन है हमारे पास में, लीनियर हो या वो क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, कि वो हमारी सॉल्वेबल नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना। यानी हमारी अगर हम बात करें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वन वेरिएबल में, वो सिर्फ इंटीजर में ही सॉल्वेबल नहीं थी, ठीक है ना। तो हम कैसे उसको दूसरे सेट, हम नया सेट कैसे एक्सटेंड करेंगे? तो चलो उन इक्वेशन के जनरल फॉर्म के बारे में बात करते जो नहीं सॉल्वेबल है इसके अंदर, ठीक है ना, इंटीजर्स के अंदर। तो आप इसे नोट करो, मैं रब करता हूँ इसे में, ठीक है ना, चलिएगा, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूँ बेटा इन्हें, ठीक है। हेडिंग यही है हमारी, नेचुरल नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही चल रही है अभी, ठीक है, चलिएगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कुछ इक्वेशन है जो सॉल्वेबल नहीं है इवन इन द सेट ऑफ इंटीजर्स में भी, ठीक है। देखते हैं कौन सी इक्वेशन है वो। चलिए बेटा, ठीक है।
द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर हम बात करें ax इक्वल टू बी, ठीक है ना, वेयर a और b मान लेते इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अगर इस तरह की इक्वेशन है, अगर a और b इंटीजर से बिलोंग करते हैं, आर नॉट सॉल्वेबल इन द सेट ऑफ इंटीजर्स i, ठीक है। एग्जाम्पल से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको लगता है इस तरह की इक्वेशन भी सॉल्वेबल है इंटीजर्स के लिए? देखते हैं। जैसे अगर हम विचार करें इस बात का, x इक्वल टू मान लो 7 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो सॉल्यूशन मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो 3 मल्टीप्लाई में तो सामने जाके वो आपका डिवाइड में आ गया। क्या ये आपको लगता है कि ये इंटीजर है? ये डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक रेशनल नंबर है बेटा, है ना। तो ये हमारा एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है, तो इस तरह की इक्वेशन हमारी सॉल्व नहीं हो पाई, ठीक है बेटा। तो इस तरह की इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाई, तो क्या करा हमने? अपने जो सेट ऑफ इंटीजर का था उसको हमने और एक्सटेंड करा एक नए सेट ऑब्टेन करने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर, ठीक है ना, द सेट ऑफ integers I is extended to obtain a new set Q, यानी the set of rational numbers, ठीक है ना, in which every equation of the form ax equal to b where a or b belongs to integer are solvable। यानी अगर ये इंटीजर ही हो, ठीक है, तो हमने एक नया सेट बनाया। अगर ये सेट ऑफ इंटीजर ही थी, अगर a और b हमारी इंटीजर थी, तो एक नया सेट ऑब्टेन करा जिसके अंदर ये इंटीजर होते हुए भी इस तरह की इक्वेशन क्या हो जाएंगी? सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो उस सेट को हमने कहा द सेट ऑफ रेशनल नंबर। यानी आपको पता है रेशनल नंबर का मतलब द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न और एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, यानी जिनको हम p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जहाँ q की वैल्यू 0 इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के हमने सेट को हमने क्या बोला था? रेशनल नंबर कहा था। तो आपने 8th क्लास में भी इनके ऊपर ऑपरेशन करे होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, ठीक है। सारा कुछ ऑपरेशन हमने पढ़ लिया था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी इक्वेशन है जो हमारी रेशनल नंबर से भी उनकी बात नहीं बनी, ठीक है। तब फिर हमने रेशनल नंबर को भी एक्सटेंड करना पड़ा हमारे को रियल नंबर में। तो आइए उन इक्वेशन को देखते हैं, कौन सी इक्वेशन है जो नहीं सॉल्व हो पाए इसके रेशनल नंबर के सेट के अंदर। चलिएगा, तो नोट करो आप इससे पहले बेटा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा कौन सी इक्वेशन है वो जो रियल नंबर मतलब इसमें रेशनल नंबर के में भी नहीं सॉल्व हो पाई, ठीक है। तो चलिए उनके विचार करते हैं उनके बाद। आप धीरे धीरे आप थोड़ा कॉन्सेप्चुलाइज होते जाओ। बड़ा चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th क्लास में मैथ्स को थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ता है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा वो धीरे धीरे पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो ना, अब पढ़ते हैं द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, ठीक है। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें, x² इक्वल टू k, ठीक है ना, वेयर k बिलोंग्स टू, तो रेशनल नंबर से करता है, बट k इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना भाई। अगर, ठीक है ना, इस तरह अगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हुआ, मतलब अगर ये रेशनल नंबर में भी परफेक्ट स्क्वायर हुआ, जैसे 4 है, हमारा 9 है, ठीक है, हमारा 16 है, हमारा 25 है, 36 है, अगर k परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये ईजिली सॉल्वेबल हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें
तो जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर आप बात करो आप 4, तो x आपके पास में आ जाएगा, x इक्वल टू आएगा +-2। तो यहाँ पे तो ये तो हो गया हमारा इंटीजर्स या रेशनल नंबर कह लो, तो इसलिए सॉल्वेबल है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर जिस केस में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मान लो k की वैल्यू 7 है, तो अगर हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो k आपको पता है, सॉरी x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x आ जाएगा a प्लस, इस तरीके से प्लस माइनस में 2 रूट आते थे हमारे लीनियर उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर k परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब है, तो ये इजीली सॉल्वेबल है। लेकिन अगर k आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जहाँ मैंने लिखा है द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर इक्वल टू k वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर बट k इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट सॉल्वेबल इन द सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी ये रेशनल नंबर के सेट में सॉल्वेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या करा हमारे, क्योंकि इस तरह के नंबर जो आपने पढ़े थे 9th क्लास में और 10th क्लास में भी, जो अगर ये के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते थे बेटा, हम कहते थे इरेशनल नंबर। ठीक है ना, इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता था, इरेशनल नंबर का मतलब जो जहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी अभी मैंने बताया आपको इससे पहले भी कि उन नंबरों को जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहाँ पी और क्यू हमारे क्या होते थे, इंटीजर्स होते थे, और जो क्यू होता था यानी डिनोमिनेटर जो होता था वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए था। और जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं इस तरह के नंबरों की, जैसे कि आप बात करो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि x की वैल्यू अगर मान लो ऐसी है +-3 है और x की वैल्यू ऐसी है +-5 है एक्सेट्रा, तो इस तरह की इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम इस तरह के नंबर को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर तो कहते नहीं है, तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो जब ये इस तरह की इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाई, तब हमारा नया सेट आया रियल नंबर। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर को पूरा बना देता हूँ बेटा मैं। Therefore, this set of rational number is extended to obtain एक नया सेट, ठीक है ना, to obtain new set are the set of, ठीक है, the set of, थोड़ा रब कर दे, दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना, इन विच एवरी इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू k वेयर k इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड के बिलोंग्स करता है हमारा रियल नंबर से, ठीक है ना। तो इस तरह की इक्वेशन सॉल्वेबल थी। अब आप बात करेंगे, क्योंकि आप देखोगे अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका 7 है तो इट मीन्स एक्स इक्वल टू आएगा ± आपका रूट यानी अंडररूट में 7 है। तो हम इजीली इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम रियल नंबर के सेट में सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब एक और टाइप की इक्वेशन है, अगर हम उस इक्वेशन को, बस फाइनल वो इक्वेशन है जिससे हम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा क्लियर कट मिल जाएगा हमारे को, ठीक है। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं कि एक और फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जो हमारे सेट ऑफ रियल नंबर में भी सॉल्वेबल नहीं है। अब वो कौन सी इक्वेशन है, आइए चलो मैं आपको बताता हूँ, आप इसको नोट करो पहले, ठीक है ना, कि लिख दिया है मैंने कि द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वेयर के बिलोंग्स टू कैपिटल में लिख रखा मैंने, रियल मतलब रेशनल नंबर हमारा, ठीक है। रेशनल नंबर को बेटा क्यू से दिखाते हैं, मैं आपको कन्फ्यूज ना हूँ, ठीक है, मैं क्यू लिख देता हूँ वापस, ठीक है। वेयर के बिलोंग्स टू मतलब रेशनल नंबर लिख देते हैं, बट के इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो ये वगैरह इक्वेशन थे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेबल नहीं है, आर नॉट सॉल्वेबल इन द सेट ऑफ रेशनल नंबर। इनको एग्जाम्पल्स के लिए लिख दिया मैंने, ठीक है बेटा, ये रही। देयरफॉर हमने क्या करा, द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज एक्सटेंडेड टू ऑब्टेन, ठीक है, टू ऑब्टेन न्यू सेट, उसे हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ, इन विच एवरी इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म वेयर के इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड के
मान लेते हैं यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ, अगर के क्यू ही है यानी क्यू मतलब रेशनल नंबर है, तो क्या है इस तरह की इक्वेशन आर सॉल्वेबल है, सॉल्वेबल। ठीक है बेटा, तो इस तरह की इक्वेशन हमारी सॉल्वेबल है अगर हमारा, ठीक है ना, क्यू जो के हमारा रेशनल नंबर होते भी, तो ये किस सेट के अंदर सॉल्वेबल है, ये हमारी सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर सॉल्वेबल है। ठीक है, लेकिन अब हम विचार करते हैं उसको उस इक्वेशंस के बारे में या उस तरह की इक्वेशन के बारे में जो रियल नंबर में भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। चलिएगा, तो मैं रब करता हूँ बेटा ना। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की इक्वेशंस के बारे में। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म की बात करें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी, वेयर सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, क्या इस तरह की इक्वेशन सॉल्वेबल है अगर सी हमारा कोई रियल नंबर हो, यानी आपके पास में एक्स स्क्वायर यानी एक्स का जो स्क्वायर है वो किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर, मतलब नेगेटिव नंबर के इक्वल कह रहा है। क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है कि किसी भी स्क्वायर, किसी भी जो स्क्वायर है वो नेगेटिव, उसका स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव हो? नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि द स्क्वायर हो पॉजिटिव हो या नेगेटिव नंबर हो, वो ऑलवेज हमारा पॉजिटिव होता है। बट यहाँ पे खुद ही स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। भाई ये तो बड़ा पंगे वाली बात है कि इस तरह का तो फॉर्मेशन हमने देखी नहीं है अभी तक 10th क्लास तक तो। ठीक है ना, तो जब इस तरह की इक्वेशन, जैसे अगर हम बात करें, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म आर नॉट सॉल्वेबल इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप बात करो, आप सी को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं कोई न्यूमेरिकल में ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -7। क्या एक्स का कोई एक्स, ऐसा कोई एक्स है, यानी एक्स कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें और वो -7 के बराबर आ जाए? कोई है ही नहीं। आपके पास में एक्स का कोई भी ऐसी वैल्यू है नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इट मीन्स कि उसको रखें यहाँ पे हम, एक्स स्क्वायर का जो उस नंबर का जो स्क्वायर वो नेगेटिव हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है ना। तो इस तरह की इक्वेशन हमारी रियल नंबर के अंदर सॉल्वेबल नहीं थी। तो फिर इसीलिए हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसमें किन भाई साहबों का योगदान था? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा योगदान था हमारा आइलर का। ठीक है ना, आइलर वाज द ग्रेट मैथमेटिशियन वो इंट्रोड्यूस फर्स्ट द सिंबल आयोटा, द सिंबल आयोटा उन्होंने इंट्रोड्यूस करा। ठीक है ना, टू रिप्रेजेंट द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर यानी -1 का। ठीक है ना, नेगेटिव नंबर में -1 का उन्होंने स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा, -1 का। ठीक है, यानी -1 जो है, अगर हम किसी के स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को क्या बोला उन्होंने, -1 को इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, तो उनकी वजह से ये, वैसे आगे पढ़ोगे तुम, इमेजिनरी टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस सिंबल की वजह से हम इस तरह की प्रॉब्लमों को सॉल्व करने में कैपेबल हो पाए। क्लियर है? तो अब आपको क्लियर समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इस तरह के नंबर हमारे सॉल्वेबल ही नहीं थे रियल नंबर के सेट में। क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा आइलर वाइसअप के बारे में लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। ठीक है ना, तो आइलर वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन, द फर्स्ट मैथमेटिशियन, ठीक है, हु introduce the symbol, इसे बेटा आयोटा पढ़ा जाता है। ठीक है ना, आयोटा टू रिप्रेजेंट द स्क्वायर ऑफ -1, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, -1। ठीक है ना, यानी आयोटा स्क्वायर को इन्होंने डिफाइन करा, या मतलब गिव
करा इस तरीके से, ठीक है ना, विच इम्प्लाइज कि आयोटा की जो वैल्यू है आपके पास में ये है, ठीक है बेटा। अगर हम अब वापस इसकी बात करें तो एक्स स्क्वायर की एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका -7 था। अब आप इसको लिख सकते हो अंडरवुड के अंदर अगर आपका आ रहा है -7 आ रहा है तो आप इसको ईजिली ब्रेक कर सकते हो बेटा, इसको -1 ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका 7 हो गया, तो -1 के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, आयोटा स्क्वायर रख सकते हो। और आपको पता है जिसका स्क्वायर होता है वो रूट की टर्म से बाहर आ जाता है, यानी हो गया आपका 7 आयोटा प्लस माइनस में, या बच्चे आयोटा को आगे भी लिखते हैं, ठीक है, और बुकें भी लिखती हैं आगे, ठीक है, ये इस तरह का। तो क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट कि भाई क्यों आया, मतलब क्यों आया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अब देखो आप कि अगर इस तरह की इक्वेशन है जहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और ये कोई भी नंबर हमारा रियल है, तब भी एक इस सेट के अंदर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सॉल्वेबल है, ठीक है ना। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसको फॉर्मल तरीके से डिफाइन करेंगे। पहले जो हमारे आइलर थे इन्होंने जो सिंबल दिया माइनस, मतलब आयोटा स्क्वायर जो रिप्रेजेंट करता है -1 को, ठीक है, इसके ऊपर प्रॉब्लमों को सॉल्व करना सीखते हैं। यानी इसकी अगर अभी तो मैंने बताया आपको कोई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हुई, मान लो 5 हुई, 10 हुई, 15, 20 इस तरीके से, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए उन्हें हम इंटीग्रल पावर कहते हैं। तो आयोटा की इंटीग्रल पावर को पहले सॉल्व करना सीखते हैं। चलिए आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको आयोटा की इंटीग्रल पावर को सॉल्व करना सिखाता हूँ। चलिए बेटा, चलिए बेटा अब हम नेगेटिव इंटीग्रल और पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा की को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको एफ ये 2 बार ऑफ लिख लिया, आप इसको रब कर लेना इसको, ठीक है। तो अब हमने इस सिंबल को इंट्रोड्यूस करा, तो अब इस तरह की जो इक्वेशन है ना बेटा आपकी, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -c, वेयर c हमारा बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, ठीक है, आर सॉल्वेबल, ठीक है ना, इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, with the property iota square equal to -1, that is आयोटा की वैल्यू आपकी अंडरवुड में -1 में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ठीक है बेटा। चलिए तो हम स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं और धीरे धीरे करके चैप्टर को पूरा करते हैं, ठीक है बेटा। तो हम करते हैं फाइंडिंग, पहले पॉजिटिव पावर फाइंड कर लेते हैं, फाइंडिंग, ठीक है ना, ये लिखते हैं हेडिंग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर या एक्सपोनेंट ऑफ पावर ऑफ I4 मतलब आयोटा, ठीक है। चलिए बेटा पहले हम विचार करते हैं कुछ चीज़ों पे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ज़्यादा पावर कंसिडर्ड। हमने क्या करा है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1, ये बाय आइलर भाई सब की देन है, यानी ये डिफाइंड है, ठीक है बेटा, या बाय, ठीक है ना, डिफाइंड है हमारी, ठीक है ना। तो ये तो डिफाइंड है हमारी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आयोटा की पावर 3 की, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखोगे आप, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी अगेन -1 है, तो ये आयोटा, यानी आपके पास में आ गया आयोटा की पावर क्यू की वैल्यू आ गई सिर्फ माइनस आयोटा। तो इसको नोट करो आप एक तो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आयोटा की पावर 4 की बात करें, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा हम, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि -1 होती है इसकी वैल्यू, तो अगेन -1, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी आयोटा की वैल्यू आ गई +1। बस आपको यही रिजल्ट को दिमाग में रखना है बेटा, ठीक है। यानी जहाँ हम आयोटा की पावर 4 पे पहुँच गए, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू +1 आ जाएगी। और अब आप +1 की पावर चाहे कितना भी लो,
चाहे 10 लो, 20 लो, 100 लो, या जितना भी आप पे नंबर सोच रहे हो आप नेगेटिव पॉजिटिव, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव 1 ही आएगी। क्लियर है बात, है ना। अगर आपके पास में आयो मतलब 1 है और उसकी 1 की पावर आपको चाहे कितनी भी निकालनी हो, ठीक है ना, चाहे पावर 100 हो या 200, 500, आपको पता है 1 की पावर पॉजिटिव की जितनी मर्जी रख लो वो पॉजिटिव 1 ही आता है, ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अगर हमारी इसकी वैल्यू यानी जो पावर है आयोटा की वो ज़्यादा हुई तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, इन ऑर्डर टू सॉल्व, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन ऑर्डर टू फाइंड, मान लेते हैं हमें आयोटा की पावर n फाइंड करना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आयोटा की पावर n वेयर अगर n ग्रेटर देन 4 है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, वी डिवाइड नंबर या मतलब जो पावर है n बाय 4। इस बात का बड़ा ध्यान रखना बेटा, हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, एंड ऑब्टेन क्वोशिएंट को हम q से दिखाते थे स्मॉल, एंड रिमाइंडर r, ठीक है ना, सच दैट, ठीक है। अगर हमने इस तरीके से करा, मान लो आपने n को डिवाइड करा आपने 4 से, तो यहाँ पे आपका कुछ क्वोशिएंट आ गया और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा बाय यूक्लिड डिवीज़न, ठीक है ना, लेमा बोलो या एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, आपने पढ़ा था ना, डिविडेंड इक्वल टू होता है हमारा, तो डिविडेंड होता है वो होता है हमारा डिविज़र इनटू क्वोशिएंट और प्लस आपका होता है रिमाइंडर, ठीक है बेटा, यही पढ़ा था ना आपने। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, डिविडेंड है n के इक्वल है और जो हमारा डिवीज़र है वो 4 है, क्वोशिएंट हमारे पास में q आया और रिमाइंडर आ रहा है। तो इट मीन्स कि आयोटा की पावर n को हम लिख सकते हैं 4q प्लस r, चलो r को सही से बना देते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें आयोटा को, तो आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर q और इसको सेपरेट कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा ये हो जाएगा आयोटा की पावर आपका r हो जाएगा। और अब आपको पता है कि आयोटा की पावर 4 का मीनिंग होता है प्लस का 1, देखो यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितनी भी पावर ले लें, ठीक है, आयोटा की पावर यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा आपका और उसकी पावर q हो जाएगा इनटू आयोटा की पावर r हो जाएगा। अब 1 की पावर अगर पॉजिटिव है तो आप कितनी भी उसकी कोशिश कर लो, कितनी भी पावर, तो वो 1 ही आएगा, यानी आयोटा की पावर क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास में r आ जाएगा, यानी आयोटा की पावर n हमारा सिर्फ r इक्वल टू आ रहा है आयोटा की पावर r, वेयर r इज़ द रिमाइंडर व्हेन द नंबर n इज़ डिवाइडेड बाय 4 एंड q इज़ द क्वोशिएंट होता है, ठीक है। क्वोशिएंट का तो यहाँ पे रोल ही ख़त्म हो गया अब हमारा, तो सिर्फ हमारे पास में रिमाइंडर है, कब, जब n को डिवाइड करते हैं हम किससे, 4 से। तो अगर आपको हाइगर पावर या ज़्यादा एक्सपोनेंट आयोटा की सॉल्व करनी है तो हम क्या करेंगे बेटा, उस नंबर को हम सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर है उसके इक्वल रखेंगे, और फिर आप इन आयोटा की पावर स्क्वायर का यूज़ कर सकते हो, आयोटा की पावर 3 जो हमारे पे अवेलेबल है, और आयोटा की पावर 4 का तो डायरेक्ट 4 की पावर का मतलब डायरेक्ट 1 होता है, तो इनका यूटिलाइज़ करके आप कितनी भी पावर को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका किस तरीके से हम आयोटा की पावर पॉजिटिव को सॉल्व करते हैं। तो आपको मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूँ जब भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए मैं रब करता हूँ बेटा, आप इसको नोट करो, चलिएगा। तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको एक आध, ताकि आप क्लियरली उसको समझ सकें, ठीक है, चलिएगा। तो आयोटा की हाइगर पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो फॉर एग्जांपल है आपके पास में, अगर मान लो आपको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट, मान लेते हैं आयोटा की पावर आपके पास में 38 है, क्लियर है।
तो कैसे इवेल्युएट करेंगे इसे? सॉल्यूशन देखो बेटा इसका, ठीक है। तो आपके पास में क्या है, 38 है, वी हैव आयोटा की पावर 38। तो चलिए 4 से डिवाइड करते हैं 38 को। तो 4 नीम कितना होता है, यानी 9 4 जा 36 होता है। तो ये आ गया आपका 2 आ गया। क्लियर है? तो अगर मैं आपको फॉर्मल तरीके से, अगर आप क्या करते हैं, इसको यूँ लिखते, आयोटा की पावर 4 इंटू क्वोशंट कितना हमारा 9 प्लस रिमाइंडर 2 है। फिर आप इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं। अगर मैं उसको बताऊँ, मैं आयोटा की पावर 4 और उसकी भी पावर 9 इंटू आयोटा की पावर 2, तो आयोटा की पावर 38 आपके पास में आ जाती। आयोटा की पावर 4 का मतलब आपके पास में 1 है, ठीक है, और ये आयोटा का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास में ये हो गया 1, और आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास में -1 होती है। तो ये आपकी वैल्यू -1 आ जाती। बट हम इतना बड़ा पाथ को क्यों ओबे करें, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे कर लोगे आप इसको? डायरेक्ट क्या करना है आपको, देखो बेटा, आयोटा की पावर 38 है, तो यहाँ देखो जब हमने 38 को 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या है 2, तो आप डायरेक्ट लिखो 2 के बराबर, और 2 की वैल्यू -1 डायरेक्ट, ठीक है। ये आयोटा, कंफ्यूज मत होना 1 और आयोटा में, ठीक है। तो आप कितनी भी बड़ी पावर हो, आप उसको ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए नोट करो इसे, ठीक है। फिर मैं आपको नेगेटिव पावर कैसे सॉल्व करते हैं आयोटा की, वो भी सिखाता हूँ बेटा, ठीक है। चलिएगा, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फाइंडिंग द नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। तो वैसे नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा फाइंड करने में कोई इतना बड़ी वो है ही नहीं, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट करना है, तब भी हमारे को 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखो, फाइंडिंग नेगेटिव की जगह बेटा मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ, सॉरी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ये हमारा दूसरा है, ठीक है। यानी अगर हमारे पास में जैसे कि इन ऑर्डर टू सॉल्व या इवेल्युएट, ठीक है ना, आयोटा की पावर आपके पास में -n है, ठीक है ना। तो आयोटा की पावर -n को हम लिख सकते हैं बेटा, नीचे आके डिनोमिनेटर में हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि आपने पावर एंड एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा है, ए की पावर -m हो तो डिवाइड में आके ए की पावर +m हो जाती है। तो अगेन वही नाउ, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ वेयर, यहाँ n हमारा >4 है, ठीक है ना। तो डिवाइड n/4, ठीक है बेटा। तो 4 से डिवाइड करेंगे, चलो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, डायरेक्ट है एग्जाम्पल के लिए, इवेल्युएट, उसी को चलो माइनस में लेके देखते हैं, इवेल्युएट आयोटा की पावर -38 है। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। तो आयोटा की पावर -38 है, तो डायरेक्ट आयोटा की पावर कितना हो जाएगा बेटा, +38। तो वही अगर हम डिवाइड करके देखें 38 को 4 से, तो 4 9 36 होता है, रिमाइंडर कितना है आपका 2 आया। तो हम लिख सकते हैं -38 को लिख सकते हैं यहाँ पे 1 आयोटा की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 और आयोटा की रेज़ टू पावर 2 का मतलब -1। और मैथ्स का आपको सिंपल फंडा पता ही है कि माइनस टर्म को नीचे रखते नहीं है, मतलब माइनस साइन को, तो ये -1 आ जाएगी इसकी, ठीक है बेटा। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। आयोटा की पावर मान लेते हैं आपके पास में 34 है, 34 भी वही हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 39 ले लेते हैं बेटा, ठीक है। तो 39 को सॉल्व करते हैं, इवेल्युएट 39 को, ठीक है ना, आयोटा की पावर -39, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये एग्जाम्पल है आपका एक और, ठीक है। तो देखो वी हैव आयोटा की पावर -39, तो इसको लिख देंगे बेटा हम आयोटा की पावर +39, ठीक है। अब वही डिवाइड करते हैं हमसे 39 को 4 से, तो आपका 36 आ गया, 36 का मतलब रिमाइंडर आपका 3 आ गया। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, देखो आयोटा की पावर 3, और फिर हम इसको ब्रेक कर देंगे
आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा की वैल्यू आपको पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और इंटू आयोटा। अब जिस तरीके से हम अंडररूट वाली टर्मों को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, सिमिलरली हम आयोटा वाली टर्म को भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते। ठीक है बेटा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो माइनस ऊपर लिया है, अब क्या करेंगे बेटा, आयोटा की मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है बेटा, तो ये तो हो जाएगा माइनस आयोटा, -1 से मल्टीप्लाई करा, और आयोटा आयोटा अगेन आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया आपका सिर्फ पॉजिटिव में आयोटा। ठीक है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो नेगेटिव पावर को भी। ठीक है, चलिए इसको नोट करो और फिर मैं आपको इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है ना, बुक से, एनसीईआरटी बुक के या एग्जाम्पलर बुक के। चलिए नोट कीजिए बेटा, चलिए बेटा, अब हम कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आयोटा की पावर पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीग्रल हो, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले बेटा एक नोट आप लिख लो, ये बड़ा काम का है। ठीक है ना, इन मैथमेटिक्स वी डिफाइन, आयोटा की पावर अगर 0 आ जाती है तो उसकी वैल्यू भी बेटा मैथ्स में 1 ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ, मान लेते हैं इवैल्यूएट करना है आपको, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन है, आयोटा की पावर क्या ले लेते हैं, चलो 50 ले लेते हैं, छोटी पावर है, चलो इससे बड़ी ले लें और नेगेटिव ले लेते हैं। चलो आयोटा की पावर -3, चलो 84 ले लेते हैं। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी, जैसे एनसीईआरटी का ले लेते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि यही है एग्जैक्टली। ठीक है, चलो इनको सॉल्व करके देखते हैं बेटा। ठीक है, तो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया ना, कितनी भी पावर हो आयोटा की, हमें मतलब अगर n की वैल्यू 4 से बड़ी है तो हम डिवाइड करके देखेंगे उसे। तो सबसे पहला पार्ट हम बात करते हैं, वी हैव है हमारे पास में आयोटा की पावर 50। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ साइड में जाके 50 को डिवाइड कर लेंगे 4 से। तो 4 1 ज़ा 4 हो गया आपका, यानी 4 एकम 4, और ये और फिर बचा ये 4 दूनी 8, यानी कितना बचा आपका रिमाइंडर, यानी 4 2 ज़ा 8। तो ये हो गया आपका आयोटा रेज़ टू पावर, रिमाइंडर लिखना होता है ना हमें 2, तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया बेटा, -1 होती है ना आयोटा रेज़ टू पावर, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ साइड में कि भाई आयोटा रेज़ टू पावर 2 की वैल्यू -1 है, आयलर साहब ने दी थी। तो ठीक है, चलो ये हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन के बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड है हमारा आयोटा रेज़ टू पावर 384 है। तो मैंने पहले बताया था कि पावर को आप पहले पॉजिटिव बना लो बेटा, तो इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, आयोटा की पावर 384, ये तो पावर एंड एक्सपोनेंट का रूल है। अब यहाँ ले आके साइड में थोड़ा सा डिवाइड करते हैं 384 को, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36 हो गया आपका, और ये 2 बचा, अभी 4 है, ऊपर से उतार लेते हैं 4 को, तो 4 6 24 होता है आपका। अरे ये तो 0 बन गया रिमाइंडर, यानी क्या हुआ, यानी -384 आपका हो गया 1 आयोटा की पावर 0। और आपको अभी मैंने बताया आयोटा की पावर 0 का मतलब क्या होता है बेटा, मैथ्स में 1 होता है, तो यानी इसकी वैल्यू 1 ही आ गई। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, जिसके अंदर हमारा एडिशन हो रहा है दो टर्मों का। तो आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 19। बेटा अब डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको ये डिवाइड करके मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अब आप होशियार हो गए होगे, समझ गए होंगे, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करके देखते हैं। अगर आप 4 से डिवाइड करोगे आयोटा के लिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 1, तो बस हमें रिमाइंडर लिखना है। 19 को डिवाइड करोगे तो 4 चौक 16, तो रिमाइंडर बचा आपका 3, तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं बेटा ऐसे। अब आयोटा की पावर 1 का मतलब आयोटा ही हो गया। अब 3 को ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा आपका, तो ये आयोटा की वैल्यू हो गई आपकी -1, और ये आयोटा यानी प्लस माइनस माइनस, तो आयोटा में से आयोटा 0। ठीक है, तो आपके पास में आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर +19 = 0 हो गया। चलिए नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। इसका 2-4 क्वेश्चन अच्छे कराते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है,
चलेगा, नोट करो बेटा। चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कि इवेल्युएट करना है हमें 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4। ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं अगर आयोटा इस पूरी टर्म की पावर 4 हो जाती है, ठीक है। हमारे पास में जो फॉर्मूले अवेलेबल होते हैं बेटा, यानी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती है, हमने वो a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है और क्यूब भी पढ़ा है। लेकिन 4 तो मतलब 4 कन्वर्ट करा जाता है स्क्वायर में, तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व, चलिएगा। तो देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो वी हैव लिखा हमने -1 और ये आपका आयोटा रेज टू पावर 4 है, क्लियर है। क्या मैं इसको बेटा थोड़ा इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं इसको लिख के, और यहाँ पे भी 2, क्योंकि देखो 2 रेज टू पावर ओवर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन अब हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा ए माइनस बी का लग रहा है, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, या 2ab टर्म बीच में भी यूज़ करते हैं, है ना। ये पढ़ा है आपने फार्मूला, तो अप्लाई कर दें इस वाले सेगमेंट के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आपका -2ab, यानी 1 इंटू आयोटा, और ये आपकी होल पावर 2 यहीं की रही। चलो 1 की पावर 2 का मतलब 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गया आपकी, और ये हो गया आपका पूरा 2 आयोटा रेज टू पावर 2। तो ये तो कैंसिल हो गए, भाई भाई हैं, तो एक प्लस का और एक माइनस का, तो -2 आयोटा रेज टू पावर 2। अब ये हो गया आपका बेटा 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 हो गया, और आयोटा का स्क्वायर हो गया आयोटा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव का भी अगर हम अभी स्क्वायर करते हैं तो वो भी क्या आ जाता है, पॉजिटिव नंबर आता है एक, ठीक है। तो आपका 4 ऐसी हमारे पास में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपके पास में पूरी वैल्यू -1 आयोटा रेज टू पावर 4, यानी पूरा ऐसी की ऐसी इसकी वैल्यू आ गई आपकी 4 माइनस, यानी ये आ गई, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, सिंपल था, कुछ नहीं करा मैंने, 2 बार इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ये तो खैर कुछ नहीं है, टर्म यहाँ है डॉट, ठीक है। क्या करा मैंने, 4 को 2 रेज टू मतलब पूरी टर्म को एक बार 2 किया और फिर इसके होल की पावर भी 2 करके ब्रेक करा। फिर मैंने इस वाले इंडिविजुअल पार्ट में a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करा, ठीक है। तो इसके बाद में जो कैंसिलेशन यानी सिंप्लीफाई करने के बाद में -2 आयोटा आया, -2 आयोटा का जो स्क्वायर करेंगे 2 का तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, ठीक है बेटा। तो -1 उसके पर प्लेस करा तो -4 आ गया, ठीक है। आप इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पॉपुलर भी बहुत है क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इस पूरी टर्म की आयोटा रेज टू पावर 4n+1 और आयोटा रेज टू पावर 4n-1 डिवाइडेड बाई 2। इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी। चलो सोल्व करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं इसे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में देखते हैं बेटा, चलो तो आयोटा रेज टू पावर 4n+1 है और माइनस आयोटा रेज टू पावर 4n-1 है आपका, और ये डिवाइड में 2 है, क्लियर बेटा। अब यहाँ देखो 4, अब मैं इसको आयोटा के इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बेटा, 4, ठीक है, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर क्या लिख सकता हूँ मैं इसे n, ठीक है भाई। 4 आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर n, और एक आयोटा आपका सेपरेट लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली इसको आयोटा की पावर 4 और उसकी भी पावर n, और यहाँ आयोटा की पावर -1 और ये डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं ना इजीली ब्रेक करके इसे, ठीक है। अब आपको पता है कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू +1 होती है, ठीक है। तो +1 रेज टू पावर n इंटू आयोटा माइनस +1 रेज टू पावर n इंटू आयोटा की पावर -1, और ये रहा आपका डिवाइड में। वही 1 की पावर कितनी भी करो, आपको मैंने पहले बताया तो 1 ही आना है,
अगर पॉजिटिव है तो यहाँ बचा आपका सिर्फ आयोटा और यहाँ बचा आपका आयोटा। इसको मैं ठीक है इस तरीके से थोड़ा या मल्टीप्लाई में लिख दो ऐसे, ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये बचा आपका आयोटा की पावर -1 और डिवाइडेड बाय 2। क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? आयोटा इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 1 हो गया, ठीक है। और ये आ गया आपका डिवाइड में टोटल 2। अब एलसीएम लेते हैं आयोटा, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय में ये आ जाएगा 2 आयोटा। ये हो गया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है और ये भी -1 हो गई है 2 आयोटा, यानी ये आ गया आपका -2 और नीचे 2 आयोटा। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो -1 अपॉन में सिर्फ आयोटा। मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में आयोटा टर्म को नहीं लिखते, तो चलिए इसको कैसे रेशनलाइजेशन करेंगे इसका। तो -1 आयोटा की ही मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कर ली, तो ये हो गया हमारा सिर्फ आयोटा और ये हो गया आपका आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया सिर्फ आयोटा। यानी आपके पास में इस पूरी वैल्यू को कितनी आ गई? आयोटा की पावर 4n+1 माइनस आयोटा की पावर 4n-1 डिवाइडेड बाय 2। इस पूरे की वैल्यू सिर्फ आयोटा आ गई, ठीक है बेटा। तो तुम यहीं तक छोड़ सकते थे इसको, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छा भी था, काफ़ी कैलकुलेशन है, बस आपको आयोटा की पावर 4 तक पहुंचाना है कैसे भी करके, अगर 4 से बड़ी है डिवाइड करके, और यहाँ पे तो डायरेक्ट 4 ही अवेलेबल थी हमारे पास में, ठीक है। तो बेटा आप नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या उसको डिफाइन करेंगे, फिर उसके ऊपर एलजेब्रिक ऑपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए आप इसको नोट करो और आपका धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। चलिए नोट करो बेटा इसे।